हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 31 है। तो दोस्तों, आप अगर टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन जो 71 से शुरू होगा। फ्रेंड्स, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन 1 है बजट पर, 2 है अविश्वास प्रस्ताव पर, 3 है प्रश्नकाल पर, 4 है शीर्ष अधिकारियों का निलंबन पर। आंसर हो जाएगा दोस्तों शीर्ष का अधिकारियों का निलंबन पर विधायी नियंत्रण नहीं है। व्याख्या देखिए, शीर्ष अधिकारियों का निलंबन प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण निम्न द्वारा रखा जाता है, जैसे बजट द्वारा, प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, कटौती प्रश्न के माध्यम से या आलोचना करके इत्यादि माध्यम से क्या किया जा सकता है कि विधायी नियंत्रण रखा जा सकता है प्रशासन पर। आगे देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में बजट का क्या नाम दिया गया है। भारतीय संविधान में बजट का क्या नाम दिया गया है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है वार्षिक बजट, ऑप्शन 2 है वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन 3 है वार्षिक आय व्यय विवरण, 4 है वार्षिक विकास प्रस्ताव। तो आप सभी लोग को आंसर मालूम होगा दोस्तों, आंसर 2 सही है, वार्षिक वित्तीय विवरण। जो बजट है उसको बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। व्याख्या देखिए, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय विवरण रखता है। उसे वार्षिक वित्तीय या बजट कहा जाता है। उसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहा जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसका उल्लेख आपको 112 में 1 में मिल जाएगा। 112 भी दिया रहेगा तब भी आंसर यही लगाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखता है। मतलब जो प्राप्तियां होती है और जो व्यय होता है, खर्च होता है, उनका पूरा लेखा जोखा रखता है संसद के समक्ष, जो है राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है। उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसे बजट कहा जाता है, या बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और इसका उल्लेख जो किया गया है फ्रेंड्स 112(1) में किया गया है। लुसेंट में आपको 112 ही दिया है, ये ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में लाइन या सूत्र अभिकरण है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में लाइन या सूत्र अभिकरण है। योजना आयोग, 2 है संघ लोक सेवा आयोग, 3 है निर्देशालय, 4 है सचिवालय। आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्देशालय। निर्देशालय एक भारत में लाइन अभिकरण है। व्याख्या देखिए, निर्देशालय भारत में लाइन अभिकरण का उदाहरण है, जबकि योजना आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सचिवालय यह तीनों स्टाफ अभिकरण हैं। इनमें निम्नलिखित अंतर है। सूत्र लक्ष्य निर्धारित करता है, जबकि स्टाफ उसे प्राप्त करने में सहायता करता है। सूत्र जो होता है या लाइन, वो क्या करता है, लक्ष्य को निर्धारित करता है, जबकि स्टाफ उसे प्राप्त करने में सहायता करता है। जो सूत्र होता है सदैव निर्णय लेता है, जबकि स्टाफ उसे सहायता प्रदान करता है। सूत्र अर्थात लाइन सदैव निर्णय लेता है, जबकि स्टाफ उसे सहायता प्रदान करता है। सूत्र कार्यकारी इकाई है,
जबकि स्टाफ सहायक और परामर्शदाता इकाई है। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आवश्यकता पद सोपान की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आवश्यकता पद सोपान की धारणा या अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन 1 है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन 2 है हर्ज़बर्ग, 3 है अब्राहम मास्लो, 4th है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा अब्राहम मास्लो। व्याख्या देख लीजिए, अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आवश्यकता पद सोपान की अवधारणा अब्राहम मास्लो की देन है। अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आवश्यकता पद सोपान की अवधारणा किसकी देन है? तो अब्राहम मास्लो की देन है। मास्लो के अनुसार मनुष्य की कुछ इच्छाएं हैं जो उसके वार्ताव या आचरण को प्रभावित करती है। केवल पूरी न होने वाली ज़रूरत ही व्यवहार को प्रभावित करती है, न कि पूरी हो जाने वाली ज़रूरत। ये शारीरिक सुरक्षा, आत्मसम्मान, स्व प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। मास्लो के अनुसार मनुष्य की कुछ इच्छाएं हैं जो उसके बर्ताव है उसको बर्ताव या आचरण को प्रभावित करती हैं। केवल पूरी न होने वाली ज़रूरतें ही व्यवहार को प्रभावित करती हैं, न कि पूरी हो जाने वाली ज़रूरतें। और ये है शारीरिक सुरक्षा, आत्मसम्मान, स्व प्रत्यक्षीकरण। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ये सभी लोग जानते होंगे, आंसर हो जाएगा 110। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई धन विधेयक तभी कहा जाएगा जब वह अनुच्छेद 110(1) से संबंधित किसी विषय से संबंधित हो। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाएंगे। उसके बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेज दिया जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, अर्थात लौटाया नहीं जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा उसको पारित करना पड़ता है। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका पहला नंबर जो है वही सुमेलित नहीं है, इंडियन ड्रामा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सब सुमेलित है। डेविड हेल्ड की जो पुस्तक है वो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। जॉन राल्स की पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस है। रॉबर्ट नोजिक की जो पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है। ये वाला सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर आंसर सही है। ये सुमेलित कौन नहीं है वही बताना था। तो गुन्नार जो है मिर्डर की इंडिया ड्रामा पुस्तक ये नहीं है, उसका एशियन ड्रामा कर पुस्तक है। व्याख्या देख लीजिए, गुन्नार मिर्डल द्वारा लिखित पुस्तक एशियन ड्रामा है, न कि इंडियन ड्रामा। इसके अलावा डेविड हेल्ड ने मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जॉन राल्स ने थियरी ऑफ जस्टिस एवं रॉबर्ट नोजिक ने एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक लिखी है। दोस्तों एक बार इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है कि पेपर जब भी हो आपको नहीं क्वेश्चन को 1 से 2 बार ऐसा ना हो कि उसमें नहीं लिखा है और आप है पढ़ लें और गलत कर आ जाएं। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि पेपर में ये गलतियाँ बार बार होती है।
पहला नंबर है राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है। व्यक्ति के नैतिक विकास हेतु स्वतंत्रता आवश्यक है। राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र होना चाहिए। व्यक्ति के विकास में ही समाज का विकास निहित है। तो दोस्तों ये तीनों जो है ये क्या है, व्यक्तिवाद की विशेषता हैं ये तीनों। पहला नंबर नहीं है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है, ऐसा व्यक्तिवादियों का मानना नहीं है, इसलिए यह व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक नहीं है, यह व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। उनका मत था कि व्यक्ति के नैतिक विकास हेतु स्वतंत्रता आवश्यक है। राज्य का न्यूनतम कार्यक्षेत्र होना चाहिए एवं व्यक्ति के विकास में ही राज्य का विकास निहित है, ऐसा व्यक्तिवादी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अरस्तु के विचार की विशेषता नहीं है? पहला है राज्य व्यक्ति से पहले है। दूसरा है निगमनात्मक पद्धति। तीसरा है राज्य साध्य है तथा साधन है। चौथा है निजी संपत्ति के अधिकारी को मान्यता। तो आंसर हो जाएगा 2 दोस्तों, कि निम्नलिखित में कौन अरस्तु के विचार की विशेषता नहीं है, तो वो निगमनात्मक पद्धति है। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है दोस्तों, निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने नहीं बल्कि उसके गुरु प्लेटो ने किया था। अरस्तु ने निम्न विचारों को प्रमुखता प्रदान की है, जैसे आगमनात्मक पद्धति, संविधान का वर्गीकरण, राज्य व्यक्ति से पहले, दासता का समर्थन, राज्य साध्य व्यक्ति साधन, विवरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन, राज्य के सार्वभौमिकता सिद्धांत का समर्थन, निजी संपत्ति अधिकार की मान्यता आदि। ये कौन है? तो ये अरस्तु द्वारा कुछ चीज़ें दी गई है, विचारों को प्रमुखता दी गई है। 79 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्ययवाद की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन एक प्रत्ययवाद की विशेषता है? नहीं है, विशेषता है। ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रत्ययवाद की विशेषता है। ऑप्शन 1 है राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है। ऑप्शन 2 है राज्य साध्य तथा व्यक्ति साधन है। 3 है राज्य सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है। 4th है परिवार तथा समुदाय राज्य के विकास की पूर्व अवस्थाएं हैं। तो आंसर आपका 3rd सही हो जाएगा दोस्तों, कि निम्नलिखित में कौन प्रत्ययवाद की विशेषता है, तो वो है राज्य सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है, यह प्रत्ययवाद का विशेषता है। व्याख्या देखिए। प्रत्ययवादी दार्शनिक जैसे अरस्तु, प्लेटो आदि राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन मानते हैं। अरस्तु ने राज्य को ही पहली आवश्यकता माना है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व मनुष्य की सभ्य जीवन की नैतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में शामिल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो विचार है वो जापान से लिया गया है। व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित कानूनों को तभी संवैधानिक घोषित कर सकता है जब उसे लगे कि संबंधित विधान मंडलों ने कानून निर्माण में संविधान द्वारा प्रदान की गई कानून निर्माण की प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। दोस्तों हम यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारा जो
संविधान है उसमें अधिकांश चीज़ें, संविधान जो है भारतीय संविधान जो अधिनियम है 1935 के अंतर्गत ज़्यादा चीज़ें उसमें लिया गया है, अधिकांश चीज़ें। 395 अगर हमारे पास अनुच्छेद हैं तो उसमें से 250 अनुच्छेद लगभग वहीं से लिया गया है। कुछ चीज़ों को ज्यों का त्यों लिया गया है, कुछ चीज़ों में थोड़ा मोड़ा संशोधन किया गया है। आगे देखिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? समानता, स्वतंत्रता, कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण। फोर्थ है विधि का शासन। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 3, कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण। व्याख्या देखिए दोस्तों, प्लेटो का न्याय कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार समाज के 3 वर्ग थे। कौन कौन? दार्शनिक, सैनिक तथा उत्पादक। निष्ठापूर्वक प्लेटो के अनुसार 3 वर्ग कौन कौन थे? दार्शनिक, सैनिक तथा उत्पादक। अगर ये तीनों निष्ठापूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी राज्य की व्यवस्था अपने आप न्यायपूर्ण हो जाएगी। प्लेटो ने व्यक्ति के गुणों एवं कार्य के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। वो 3 वर्ग है दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। आगे देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? भारत में निम्नलिखित में किस संस्था में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? ये बताना है। ऑप्शन 1 है योजना आयोग, ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन 3 है क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन 4 है अंतर्राष्ट्रीय परिषद। तो दोस्तों आपको आंसर मालूम हो गया होगा, योजना आयोग इसका आंसर है। भारत में निम्नलिखित में किस संस्थान में राज्यों का कोई प्रतिनिधि नहीं है? तो वो है योजना आयोग। व्याख्या देख लीजिए दोस्त, योजना आयोग में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। हालांकि अब इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया है। अर्थात जो योजना आयोग है अब वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है? कौन राज्य के नीतिक निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार की रोकथाम हमारे नीतिक निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। ऊपर के जो 3 है वो तीनों क्या है? नीतिक निदेशक तत्वों में शामिल है। काम का अधिकार, महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन के लिए समान वेतन, कार्य के लिए समान वेतन का, ये भी निर्देशित तत्व में है। और कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण का भी जिक्र किया गया है। बस ये महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार की रोकथाम का जिक्र नहीं किया गया है। व्याख्या देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके अंतर्गत महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार की रोकथाम करना नहीं है। तो इसका जो उल्लेख है भाग 4 में है दोस्तों। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 36 से लेकर 51 के मध्य है। आगे देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद का उदाहरण कहा है भारतीय संविधान को। व्याख्या देख लीजिए, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण ग्रेनविल ऑस्टिन मानते हैं। ज्ञात है कि संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के फोडस से हुई है।
जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य के अनुसार उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पहला व्यक्ति का नैतिक विकास, अर्थशास्त्र का विकास, कूटनीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन, राज्य के क्षेत्रों की रक्षा और उसका संवर्धन। तो दोस्तों आप सभी को आंसर मालूम हो गया होगा, आंसर 4 है, राज्य क्षेत्र की रक्षा व उसका संवर्धन। दोस्तों हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमको क्वेश्चन में ये ध्यान करना है कि पहले कौन नहीं है उससे उसको हटा लेंगे, फिर क्वेश्चन में जो एक दो आपको लग रहे हैं उसी में से एक को आंसर करेंगे। जैसे व्यक्ति का नैतिक विकास, इसके बारे में अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य का उसका नहीं किया गया है, क्योंकि ये पूरी की पूरी पुस्तक जो लिखी गई है वो कैसे मतलब राजतंत्र कैसे चलाया जाए, कैसे शासन किया जाए, इस पे है। ठीक है, राज्य व्यवस्था पे ये पुस्तक है, तो ये व्यक्ति की नैतिक विकास पे है नहीं। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र का विकास, इस पे भी ये पुस्तक नहीं है। कूटनीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन, इसमें भी उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त कहते हैं द्वारा रचित प्राचीन भारतीय का राजनीतिक का प्रसिद्ध ग्रंथ है। राजनीति पे लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है। ये राजनीति पे लिखा गया है, अर्थशास्त्र पे नहीं लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यह अपने तरह का राज्य प्रबंध विषयक प्राचीनतम ग्रंथ है। यह अपने तरह का राज्य प्रबंध विषयक प्राचीन ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर दोस्त ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों को एक सलाह देना चाह रहे हैं कि आप लोग तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करिए, क्योंकि परीक्षा कब होगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अक्टूबर, मान लीजिए अक्टूबर और नवंबर आपका लास्ट होगा, यहाँ तक आपको पढ़ना है। और जो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी है तो हिस्ट्री का भी वीडियो लाएंगे, इकोनॉमिक्स का भी लाएंगे, तो हर चीज़ का लाएंगे, पहले हिस्ट्री का इसके बाद आएगा। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बचता है कि हम वीडियो उतना बना सकें। तो दोस्तों आप लोग अपने से खूब मेहनत करिए और कोशिश करिए कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पढ़ें, और इसके बाद अच्छी बुक जैसे ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक इसके लिए पर्याप्त है, या प्रतियोगिता दर्पण, ये प्रतियोगिता दर्पण का भी आता है तो उसको ले सकते हैं, या कोई अन्य जैसे घटना चक्र का ले लीजिए, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि।